संदीप गौर। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th एसएसटी जिसका यूनिट 2 फेडरलिज्म, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसको हम समझेंगे। मोस्टली अगर हम सरकार को देखें, हमारे देश की फॉर एग्जांपल भारत की सरकार को देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली में हमारी एक सरकार है जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, और हम भारत जिसमें आज 28 राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, और ऐसे करके हमें जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 28 राज्य देखने को मिलते हैं। इन सभी 28 राज्यों में भी हमें राज्य की सरकार देखने को मिलती है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में हमें यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार देखने को मिलेगी, राज्य सरकार, जिसके हमारे मुख्यमंत्री अभी मोहन यादव हैं। केंद्र में अगर हम देखें तो हमें एक केंद्र सरकार देखने को मिलेगी जिसके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट से, इस उदाहरण से फेडरलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी देश, फॉर एग्जांपल अगर हम भारत को लें या दुनिया में और सारे देश हैं, इन सभी देशों में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि कुछ देशों में व्यवस्था ऐसी है कि वहां पे 2 स्टेज में गवर्नमेंट काम करती है। एक पूरे देश के लिए सरकार काम करती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एक हर एक पार्ट के लिए काम करती है, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार कहते हैं। जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट काम करेगी उसके लिए हम पीएम या प्रेसिडेंट इलेक्ट या सिलेक्ट कैसे भी उसको वो सरकार चलाते हैं। राज्य में हमें भारत की दृष्टि से देखें तो हमें चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलता है। इसी एग्जाम्पल के तौर पे हम फेडरलिज्म को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर देश है, कंट्री है, इसमें 2 ही व्यवस्था हो सकती है। अगर ये कोई नेशन है तो इसमें 2 ही प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। पहली व्यवस्था हो सकती है यूनिटरी, सेकंड हो सकती है फेडरल। देखेंगे हम, अगर पूरे देश में कोई एक पावर सेंटर है, एक ही सरकार पूरे देश की नियम को तय करे, पूरे देश के लिए नियम बनाए, एक ही सरकार हो और देश अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड तो किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए उसको डिवाइड किया जाए, कितने ही पार्ट्स में उसको स्टेट्स में डिवाइड करके रखा जा सकता है, मगर पावर सेंटर सिंगल हो, सिंगल गवर्नमेंट हो जो पूरे देश को रन कर रही हो। ऐसी सभी व्यवस्था को हम यूनिटरी कहते हैं, एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसको हम कहते हैं एकात्मक, जहां पे एक सरकार या एक पावर सेंटर हो। इसका अगर हम उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, तो हमें यूके देखने को मिलता है, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। वहां पे एक सिंगल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रन कर रही होती है। वहीं अगर हम फेडरल की देखें, जिसको हम संघात्मक कहते हैं, संघवाद भी कहते हैं, फेडरलिज्म को संघवाद, इसमें एक चीज देखने को मिलती है कि इसमें पूरे देश में एटलीस्ट कम से कम 2 स्टेज पे हमें गवर्नमेंट दिखती है। एक जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करे, 2 स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सरकार वो जो पूरे देश को कंट्रोल करे, और सेकंड गवर्नमेंट हमारी देखने को मिलती है स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे हम फेडरलिज्म देख रहे हैं, मतलब सरकार का एक ऐसी व्यवस्था जहां पे हमें 2 स्टेज में गवर्नमेंट काम करती हुई दिखाई दे। एक जो कि पूरे देश के लिए काम करे, हम उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं। एक देश के हिस्सों के लिए, देश के स्टेट्स के लिए काम करे, उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ये फेडरलिज्म में होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमें यूएसए मिलेगा, अमेरिका, और एक इंडिया मिलेगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमें भारत दुनिया में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नाउ।
अगर हम, जैसे कि हमने यूनिट 1 में 2 कंट्रीज के एग्जांपल लिए। पहला कंट्री हमने लिया बेल्जियम, पावर टू द पीपल। इससे पहले जो यूनिट पढ़ी हमने उसमें एक कंट्री हमने बेल्जियम लिया था और दूसरा कंट्री हमने श्रीलंका लिया था। पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर हमने यूनिट 1 में पढ़ा। हमने ये देखा था वहां पे कि बेल्जियम ने अच्छे से पावर शेयरिंग करी है। देश के अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग रीजन्स को, क्षेत्र को अच्छे से सभी लोगों में पावर शेयरिंग करी, तो वहां का स्ट्रक्चर अच्छे से काम कर रहा था। वहीं हमने श्रीलंका में देखा, यहाँ पे पावर शेयरिंग ठीक से नहीं हुई, यहाँ पे कुछ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं हुई। तो यहाँ पे जो 2 सिन्हालास और तमिल, ये 2 कम्युनिटीज जो हैं, 2 लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं, इनके बीच में राइवलरी हुई, झगड़ा हुआ और यहां पे हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। बट बेल्जियम में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, मेनली डच एंड फ्रेंच। डच एंड फ्रेंच, इन दोनों के बीच में पावर शेयरिंग अच्छे से करी इनने, इसलिए यहां पे कोई कंफ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। ये 2 कंट्रीज को हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस किया है। अगर हम देखें, बेल्जियम मोस्टली ये इसलिए कर पाता है कि बेल्जियम में फेडरल स्ट्रक्चर चलता है। 1993 से यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, मींस गवर्नमेंट के 2 टाइप्स हैं, 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। लिखा है in 1993 was the in Belgium a change took place, एक बदलाव हुआ। वो ये था कि रीजनल गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई, जो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थी। मतलब यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को एक्सेप्टेंस मिली 1993 में। हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि कोई भी अगर कंट्री है तो वहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अपने यहां दिल्ली की गवर्नमेंट है जिसमें हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, वो पूरे देश को कंट्रोल करती है। बट हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें हम स्टेट्स कह रहे हैं, यहां पे रीजन कह रहे हैं। तो यहां पे भी रीजनल गवर्नमेंट को भी एक्सेप्टेंस मिल गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिल गई थी। यहां के कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने रीजनल गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट को परमिशन दे दी थी। यहां बेल्जियम में, यहां पे बेल्जियम कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट, देन हर राज्य में, स्टेट्स में अपने अपने रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिल गई थी, रीजनल गवर्नमेंट को भी एक्सेप्टेंस मिल गई थी। कब? 1993 में। तो बेल्जियम इससे पहले यूनिटरी था, फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया। इससे पहले सिंगल जो है सेंटर पूरे देश को कंट्रोल करता था। इसके बाद में सेंटर प्लस रीजनल गवर्नमेंट ने भी यहां पे जो है एग्जिस्टेंस ले ली। तो बेल्जियम का शिफ्ट हो गया है यूनिटरी से फेडरलिज्म में। कब? 1993 में। लेकिन एक एग्जांपल हमने श्रीलंका लिया। अब श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने यूनिटरी सिस्टम को ही कंटिन्यू किया। क्या? और जिससे कि ये सारी पावर्स जो है सेंट्रल के पास रही, नेशनल गवर्नमेंट के पास रही। सारी पावर्स वहां पे, फॉर एग्जांपल अगर ये हम श्रीलंका बनाए तो सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रही। और सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि यहाँ का जो माइनॉरिटी है, क्योंकि हमने देखा था 74% तो यहाँ पे सिन्हाला रहते हैं, 18% तमिलियंस रहते हैं। तो माइनॉरिटी कौन है? जो कम मात्रा में लोग रह रहे हैं वो तमिल भाषा को बोलने वाले लोग हैं। इन लोगों ने डिमांड करी कि यहाँ इसको भी फेडरली बना दिया जाए। वो चाहते थे श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। लेकिन श्रीलंका के जो मेजॉरिटी हैं, ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं, सिन्हाला बोलने वाले जो लोग हैं, मोस्टली ये चाहते थे कि जो है श्रीलंका सेंट्रली कंट्रोल्ड रहे। श्रीलंका में सिर्फ एक सरकार रहे पूरे श्रीलंका को चलाने के लिए। इससे कन्फ्लिक्ट वहां पे पैदा होता है।
अगर हम फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखें तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार है जहां पे इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, जहां पे पावर ऐसे डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और बाकी रीजनल सिस्टम के बीच में, वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब इंडिया का पर्सपेक्टिव में देखें तो सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड होती है, जहां पे देश को दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे चलाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स को भी अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाने का परमिशन होता है। तो इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, संघवाद कहते हैं, जहां पे हमें दो स्तर की सरकार देखने को मिलती है। फेडरलिज्म में दो लेवल की गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट तो वो है जो इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए गवर्नमेंट है, जिसको हम केंद्र सरकार कह रहे हैं, सेंट्रल। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर देखें तो यहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए जो सरकार है, यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कुछ कुछ चीजें उसके नियंत्रण में रहती है जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सब्जेक्ट होना चाहिए सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, नेशनल सिक्योरिटी, हमारे देश की सुरक्षा मतलब सेना। सेकंड कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन इनके हाथ में होना चाहिए। थर्ड है करेंसी, कौन सा नोट चलेगा देश में, ये हमारी केंद्र सरकार तय करे। अगर ये स्टेट तय करने लगे, स्टेट डिसाइड करने लगे कौन सी करेंसी चलेगी, तो फिर हर स्टेट में हमें वेरिएशन ऑफ करेंसी देखने को मिलेगा, सब जगह अलग अलग करेंसी देखने को मिलेगी। फोर्थ है इनके पास सिटीजनशिप वाला मुद्दा होना चाहिए कि कौन देश का नागरिक है कौन नहीं है, ये तय करने की शक्ति किसके पास होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, जो सभी के लिए, पूरे देश के लिए जरूरी है, कुछ ऐसे विषय इनके अंतर्गत होने चाहिए, जैसे हमने देखा सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, करेंसी, सिटीजनशिप। बट अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस और द स्टेट गवर्नमेंट। एक स्तर तो केंद्र है और बाकी दूसरे कौन से हैं, प्रोविंसेस के, स्टेट्स के, राज्य सरकारें हैं, जो कि भारत में 18 राज्य सरकारें हैं, 18 राज्य हैं हमारे यहाँ, 18 स्टेट्स हैं। तो सभी स्टेट्स में अपनी अपनी गवर्नमेंट है। इसको हम सेकंड स्टेज ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कह रहे हैं, जो कि बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट देखती है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी देखती है एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को, राइट, हेल्थ को, राज्य में हॉस्पिटल्स को देखना, एग्रीकल्चर को देखना, हमारी सिंचाई व्यवस्था को देखना, कृषि को देखना, एजुकेशन हमारी शिक्षा को देखना। ये मोस्टली काम कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के काम दे रखे हैं, जो कि ये अपने तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपने अपने पावर्स हैं, अपने अपने काम हैं जो करने के। जो कॉमन, पूरे देश के लिए कॉमन होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखते हैं, और जो वेरिएशन के साथ अपने अपने स्टेट में अलग अलग तरीके से लागू करके इजीली किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें तो हर स्टेट की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी पॉपुलेशन है और अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्रीकल्चर की बात करें तो हर स्टेट की एक अलग नीड है एग्रीकल्चर में, कहीं पे कोई अलग फसल हो रही है, बारिश का अपना पैरामीटर अलग है, सिंचाई की जो इरिगेशन की नीड अलग है, इसलिए इसको स्टेट्स कंट्रोल करेंगे। इस तरीके से चीज डिसाइड हुई है। अगर हम ये मैप देखें थोड़ा ध्यान से, तो हमें ये मैप देखने में एक चीज समझ में आती है, वर्ल्ड मैप है, पूरी दुनिया का मैप है। आपको यहाँ पे जो रेड कलर में दिख रहा है, रेड कलर में जितने देश हैं वो सब फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाते हैं, वहां पे दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट चलती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंडिया दिखेगा और पाकिस्तान दिखेगा। ये इंडिया है और ये बाउंड्री से लगा हुआ पाकिस्तान है। यहाँ पे दोनों जगह जो है फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया जा रहा है, मतलब दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है भारत में भी
केंद्र सरकार और राज्यों की अपनी सरकार है। पाकिस्तान में भी कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमें इंडियन ओशियन में ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। इस ऑस्ट्रेलिया में भी फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया जाता है। भारत से थोड़ा ऊपर जाए हम तो हमें रशिया मिलेगा, रूस जिसको हम कहते हैं। रशिया में भी फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया जाता है। थोड़ा सा और अफ्रीका के हम 2-3 देश देखें। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और इथोपिया, ये 3 कंट्रीज हैं अफ्रीका में जो फेडरलिज्म को कैरी ऑन करती है। अगर हम थोड़ा सा यूरोप की तरफ आए तो हमें यहां पे बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये 4 देश यहां पे और स्पेन यहां मिलेगा। हमें 5 कंट्रीज यूरोप में मिल जाएंगी जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करती है। अगर हम साउथ अमेरिका में आए तो साउथ अमेरिका में हमें अर्जेंटीना मिलेगा, ब्राजील मिलेगा, वेनेजुएला मिलेगा। ये 3 कंट्रीज हमें साउथ अमेरिका में मिल जाएंगी। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चले तो सेंट्रल अमेरिका में हमें मैक्सिको मिल जाएगा और मेन नॉर्थ अमेरिका में हमें यूएसए अमेरिका मिल जाएगा जो कि इसी स्ट्रक्चर से चल रहा है। थोड़ा सा और ऊपर जाए तो हमें कनाडा मिल जाएगा, कनाडा जो कि फेडरलिज्म से चल रहा है। एक चीज इसमें ध्यान देना कि हमारे साइड में जो चाइना है, जो कि जिसका स्ट्रक्चर ये है, चाइना फेडरलिज्म से नहीं चलता है। चाइना में यूनिटरी गवर्नमेंट है, मतलब यहां पे एक सिंगल गवर्नमेंट है जो पूरे देश को कंट्रोल करती है, पूरे देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, कानून बनाती है और पूरे देश में लागू करती है। अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से जाएं तो यूरोप में ही हमें यहाँ पे यूके मिलेगा, वही ब्रिटेन, ब्रिटिश, अंग्रेज, इनके पास भी यूनिटरी सिस्टम है जिसको हम यूके के एग्जांपल में देखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दुनिया में 193 कंट्रीज हैं। टोटल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज 193, 193 देश है दुनिया में, जिनमें से 25 देशों के पास जो है फेडरल स्ट्रक्चर है। कितने देशों के पास है फेडरल स्ट्रक्चर? 25 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं। बाकी सभी जो है वो यूनिटरी सिस्टम पे चल रही हैं। अगर हम देखें कि ये 25% देश जो हैं फेडरलिज्म से चलने वाले दुनिया के कितने लोग हैं? 40% पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन फेडरलिज्म से चलती है। मतलब टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टोटल कंट्रीज कितनी है देश में, दुनिया में? याद रखना है अपने को, 193। फेडरल कितनी है इनमें से? फेडरल कंट्रीज कितनी है? 25। और पॉपुलेशन कितनी है फेडरल की? पॉपुलेशन ऑफ द फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में टोटल पॉपुलेशन की 40% पॉपुलेशन फेडरल स्ट्रक्चर के साथ अपना देश चला रहे हैं। बाकी लोग जो है 60% वो यूनिटरी से चला रहे हैं। उनके देश में एक सिंगल अथॉरिटी पूरे देश को कंट्रोल कर रही है, एक सिंगल गवर्नमेंट पूरे देश को कंट्रोल कर रही है। नाउ हम इसमें कुछ यूनिटरी को समझने की कोशिश करते हैं। हमने जनरली देख लिया यूनिटरी क्या होता है। एक यूनिटरी सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे हमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। वहां पे हमें एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये देश है, यहां पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कहीं भी सेंटर में आप डाल दो, एक सरकार होती है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और वहां पे कोई राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और नीचे की कोई गवर्नमेंट नहीं होती। सिंगल अथॉरिटी होती है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। सेकंड चीज, यहां पे इसको सब यूनिट और सबऑर्डिनेट यूनिट में तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश जो है उसको, हो सकता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल देश को एडमिनिस्ट्रेशन, देश को चलाने की दृष्टि से उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। फॉर एग्जांपल इस पार्ट का नाम रख लिया A, B, C, D, E, F, G, H, I। ओके, इस देश को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बट ये ABCDEFGH जितने पार्ट्स हैं ये अपने अपने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं बना सकते। इनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं ये, मतलब लॉज यहां पे सेंट्रल में बनेंगे, इनके पास ये सिर्फ एक्सिक्यूटिव हैं, लागू करेंगे इन लॉज को, इन रूल्स को। ये अपने से कोई रूल बनाने के लिए सक्षम नहीं है। और तब भी जब भी सेंट्रल यूनिट चाहेगी तब इनको
जो है रिप्लेस कर देगी, बदल देगी, हटा देगी। यहां पे ये कोई सेंट्रल यूनिट्स नहीं है, ये कोई इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, ये सेंट्रली डिपेंडेंट है। सिर्फ आपको चलाने को दिया है, क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए दिया है। परमानेंटली आपके पास कुछ भी पावर्स नहीं है, सब सेंट्रल अथॉरिटी पावर को कंट्रोल करेगी। तो यहां पे हमें सब ऑर्डिनेट और सब यूनिट तो देखने को मिलती है, बट उनके पास कोई पावर्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल यूनिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर पास करती है जो कि सभी लोकल या सब यूनिट्स को उस ऑर्डर को मानना पड़ता है। यहां पे एक और चीज देखने को मिलती है, जबकि हमें फेडरल सिस्टम में हमें देखने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ऑर्डर पास नहीं कर सकती कुछ कुछ करने के लिए। फेडरलिज्म में हम देखते हैं, फेडरल में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट यूनिट्स अलग होती हैं, राज्य सरकारें अलग होती हैं। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग रेगुलेशन रूल्स बनाएगी, स्टेट्स अपने रूल्स अलग बनाएगा। अब यहां पे फेडरलिज्म में, ये फेडरलिज्म में हो रहा है। फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाएगी। यहां पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप इस पार्टिकुलर चीज को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती यहां पे। जबकि हमें यूनिटरी में देखने को मिल रहा है, जो हमारी सब यूनिट्स हैं, जो हमारी स्टेट यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, वो सेंट्रल की हर बात को मानेंगी। फेडरल में ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने पावर्स होते हैं और सेंट्रल और स्टेट जो है अलग अलग आंसरेबल होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है, सेंट्रल के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है। यहां पे दोनों सेपरेटली आंसरेबल है पीपल के लिए। अगर ये इनको जो जो सब्जेक्ट दिए हैं, सेंट्रल को जो जो काम दिया है, फॉर एग्जांपल देश की सुरक्षा, डिफेंस ऑफ द कंट्री सेंट्रल के पास है। अगर देश में कोई भी जो है बाहरी हमला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत पे देखें हम, चाइना से या पाकिस्तान से या अमेरिका से कोई भी बाहरी हमला होता है या कोई टेररिस्ट हमला होता है, तो हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को उसका दोषी नहीं ठहराते हैं। राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए हम सेंट्रल को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि हमने जो डिफेंस है वो सेंट्रल को दे रखा है। अगर किसी राज्य में हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्टर्ब्ड है, एजुकेशन डिस्टर्ब्ड है, या फिर किसी राज्य में इरिगेशन व्यवस्था डिस्टर्ब्ड है, जो कि हमने स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो वहां पे जो भी समस्या होगी, किसी राज्य में हेल्थ की व्यवस्था खराब है, तो हम उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को सीधा आंसरेबल कर सकते हैं, अकाउंटेबल कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट जिसको दिया है वो सब्जेक्ट की अकाउंटेबिलिटी हम उस गवर्नमेंट से लेंगे। यहां पे एक और चीज देखने को मिलती है, फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स हम इसमें देखेंगे, कुछ मुख्य इसमें उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फेडरल गवर्नमेंट में एक चीज है कि यहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, 2 या उससे ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट। एक चीज है कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन जो लोग हैं जिनको वो गवर्न कर रहे हैं वो सेम लोग हैं, सेम सिटीजन है। मध्य प्रदेश का रहने वाला या उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई नागरिक, वो स्टेट गवर्नमेंट भी उसको गवर्न करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल के जो कानून है वो भी उस पे लगेंगे और स्टेट के कानून भी उस व्यक्ति पे लगेंगे। तो यहां पे दोनों टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है सेम सिटीजन को गवर्न करेगी, सेम लोगों को गवर्न करेगी। लेकिन दोनों लेवल के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शंस हैं, अपने अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने कुछ सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जिनके ऊपर वो जो है स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, कोई विशेष कानून, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों को डिवाइड कर दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स स्टेट के हैं, कौन से सब्जेक्ट जो हमारे सेंट्रल के हैं। ये सब चीजें स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं कि जिससे कि हमारे केंद्र और स्टेट में किसी प्रकार का, इस केंद्र और सेंट्रल और स्टेट में किसी प्रकार की कोई झगड़ा लड़ाई ना हो। इसलिए इसको स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि कौन कौन सी अथॉरिटी किस किस को मिल रही है, कौन सी शक्ति किसको दी गई है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है।
कोई भी एक दूसरे के सब्जेक्ट्स को, विषय को जो है छीनेगा नहीं। जो सब्जेक्ट्स स्टेट के हैं वो स्टेट के पास रहेंगे, जो सब्जेक्ट सेंट्रल के हैं वो सेंटर के पास रहेंगे। जो फोर्थ चीज है वो ये है कि कोई भी एक गवर्नमेंट इसको चाहकर भी इन सब्जेक्ट्स का जो डिवीजन है इसको बदल नहीं सकती है। यूनिलेटरली ये फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको कोई भी सरकार यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकती है। जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो व्यवस्था बनाई गई है कि एक रहेगी स्टेट गवर्नमेंट और इसके अपने कुछ विषय रहेंगे, कुछ पावर्स रहेंगी, और एक रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके कुछ विषय और पावर रहेगी। इस व्यवस्था को, इस फंडामेंटल व्यवस्था को कोई एक सरकार अपने से डिस्टर्ब नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के कुछ राइट्स, कुछ अधिकार को खुद से खत्म कर दे, नहीं हो सकता। इसके लिए अगर ऐसा कुछ भी पावर में या इनके कुछ सब्जेक्ट्स में शिफ्ट हो रहा है, कुछ काम काज में शिफ्ट हो रहा है कि हमारा काम आप देखिए अब से, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसके लिए दोनों की कंसेंट, दोनों सरकारों की सहमति जरूरी है। भाई दोनों की सहमति, ये भी सहमत है कि ठीक है हमारा ये वाला काम आप करिए, और ये भी सहमत है कि हम करना चाहते हैं, तो तब जाके हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स का कुछ कुछ चेंज होगा। तो फंडामेंटल प्रोविजन है, ये कुछ भी नहीं बदलेगा इनके बीच में, जो संविधान में लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में वही होगा। कोर्ट्स के पास पावर है कि इनके पावर्स को डिफाइन करने का। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कौन से स्टेट के पास है, अगर कहीं समस्या आती है तो फिर उस चीज को कोर्ट सुलझाता है। कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है इस चीज को ठीक से बताने के लिए उसको एक्सप्लेन करने का काम है। जैसे क्लास में टीचर का काम होता है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, उसमें जो लिखने वाले राइटर ने क्या सोच करके लिखा है, किस कंटेक्स्ट में लिखा है, उसको टीचर एक्सप्लेन करता है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का टीचर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हमारे जुडिशरी के, वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे ये जो लाइन लिखी गई है इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि किसी भी लाइन के बहुत सारे मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगा, राइट। अगर हम देखें कि इन दोनों सरकारों को जो चलाने के लिए पैसे चाहिए, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ये भी बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है, ये भी पहले से लिखा हुआ है कि कौन सी चीज पर किस सरकार का अधिकार है, कौन सी चीज पे स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, कौन सी चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। तो ये चीज भी पहले से स्पेसिफाइड है, ऐसा बीच में किसी प्रकार का झगड़ा होने की संभावना नहीं है। अगर हम देखें तो फेडरल गवर्नमेंट के दो काम होते हैं। एक तो है कि देश की एकता को प्रमोट करना, ये देश की एकता और अखंडता को प्रमोट करना, देश एक बना रहे इसको प्रमोट करना। उसके साथ ये भी है कि रीजनल डाइवर्सिटी को भी बचा करके रखना। जो क्षेत्रीय भिन्नता है, हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी यूनिकनेस है, उसको भी बचाए रखना, उस यूनिकनेस को बचाए रखना भी इनका ही काम है। और फेडरल स्ट्रक्चर के दो काम है, एक तो पूरे देश को अखंड बनाए रखना, यूनाइटेड बनाए रखना, और जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी बचाए रखना। नॉर्मली गवर्नमेंट्स हैं, ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ये पावर शेयरिंग रूल पर एग्री होना बहुत आवश्यक है। ये दोनों पावर शेयरिंग रूल्स पे एग्री होती हैं कि हमारे ये पावर्स हैं, आपके ये पावर है, दोनों एग्री हैं, तभी शांति से सब चीजें चल सकती हैं। तो उन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा भी होना चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए कि वो अपने अपने पार्ट के एग्रीमेंट से अपने अपने अधिकारों को और अपने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाए। अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ पावर फेडरेशंस में, अलग अलग देश में, इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, ये डिफरेंट रहता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 1947 में जैसे आजाद हुआ है 47 में, उसके बाद में भारत ने एक सिंगल कंट्री पहले बनाई,
फिर सोचा कि एक रीजनल वेरिएशंस, क्षेत्रीय हमारे जो यूनिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए हम टुकड़ों में देश को गवर्न करेंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। एक ये है जिसको हम देख रहे हैं कि ये एक टाइप का फेडरलिज्म है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पहले देश एक था, फिर यहां से पावर शेयरिंग करके स्टेट्स को पावर्स दी गई हैं। अब इस तरह के फेडरेशन में एक चीज देखने को मिलती है हमें, यहां पर सेंट्रल के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है। यहां पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज्यादा पावर देखने को मिलती है ऐसी सरकार में। एक और तरीके का फेडरेशन है जैसे अमेरिका था, यूएसए। जब यूएसए की आजादी के बाद में अप्रोक्स 1789 के आसपास अमेरिका कुछ आजाद हुआ, नहीं 1780 के आसपास अमेरिका आजाद हुआ। अमेरिका ने डिसाइड किया, अमेरिका में उस समय 13 स्टेट्स थे, 13 अलग अलग क्षेत्र थे। आज तो 50 है, करंटली 50 है, उस समय 13 थे। इन स्टेट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि अपन सब लोग साथ में आते हैं। अमेरिका ऐसे अगर देखें तो ऐसे टूटा टूटा 13 पार्ट्स में था। 13 अलग अलग रीजन्स ने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में आते हैं और साथ में गवर्नमेंट बनाते हैं। 13 स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट रखेंगे, सेंटर में कोई गवर्नमेंट रखेंगे, और बाकी जो है स्टेट्स के पास अपनी अथॉरिटी, अपने पावर रहेंगे। हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पूरे देश को कंट्रोल करेगी, और हमारी जो क्षेत्र के अपने अपने सरकारें भी बहुत अच्छा पावर रखेंगी। मैक्सिमम चीजें हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी और कुछ चीजें जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को हम दे देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा स्टेट कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, सबको इक्वल पावर दी जाएगी, सबको इक्वल पावर दी जाएगी। तो एक टाइप का फेडरेशन जिसको हम कहते हैं अमेरिका वाला फेडरेशन, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्टेट्स, मतलब बहुत सारे स्टेट्स ने मिलके एक फेडरेशन बनाया है, एक संघ बनाया है कि हम लोग साथ रहेंगे। यहाँ पे सबके पास पावर इक्वल है। इस अगर देश का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इन देशों ने, स्टेट्स ने साथ आके एक फेडरेशन बनाया है। तो यहाँ पे स्टेट्स के पास अच्छी खासी पावर है, सेंट्रल से ज्यादा पावर स्टेट्स के पास है। सेंट्रल के पास अपनी पावर से स्टेट के पास, लेकिन भारत, बेल्जियम, ऐसे स्पेन, ये जो कंट्रीज हैं, इनमें सेंट्रल यूनिट ने, एक देश था, फिर उसने जो है स्टेट्स को पावर ट्रांसफर करी है। तो यहाँ पे सेंटर ज्यादा हमें पावरफुल देखने को मिलता है। थैंक यू। हम अगले लेक्चर में आगे का इसमें देखते हैं, आगे का पढ़ते हैं। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।